हाँ तो नमस्कार दोस्तों। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था और उसमें हमारी जो बात हो रही थी वो महिलाओं के जो प्रति जो बढ़ रहे अपराध हैं उसके लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए। पिछली क्लास में हमारी जो चर्चा चल रही थी तो सबसे पहले मैंने एक अधिनियम बताया था और वो जो अधिनियम बताया था वो गर्भावस्था अधिनियम 1971 के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में चर्चा हुई थी और उसके बाद में नेक्स्ट जो चर्चा हुई थी वो हुई तो थी लेकिन गर्भावस्था पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के बारे में, जो सती रोकथाम अधिनियम 1987 के बारे में भी बात हुई थी, महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 के बारे में भी बात हुई थी और अब जो हमारा जो अधिनियम आता है वो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया है दोस्तों, तो इस अधिनियम के तहत कहा गया है कि कोई निजी व्यक्ति या कोई जो रिश्तेदार होता है वो महिला के साथ यानी मारपीट करता है या अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है या उसका जो पति है वो महिला को मारता है, गाली निकालता है, गाली गलौज करता है, जो भी कोई भी अभद्र व्यवहार करता है जिससे महिला के सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में जो आईपीसी की जो धारा है वो 498 के तहत उस व्यक्ति को कितने साल की सज़ा सुनाई जाएगी, तो उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा सुनाएगी। तो ये आपका जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों दूसरा अधिनियम कौन सा आता है, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को लागू हुआ था। इसमें शब्द आते हैं कार्यस्थल और लैंगिक उत्पीड़न। कार्यस्थल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो धारा 2 में देखने को मिलती है। इसमें जो कार्यस्थल का मतलब ये होता है कि कार्यस्थल निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है और दोस्तों गैर सरकारी भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है धारा 2 इसमें क्या लिखा हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा। लैंगिक उत्पीड़न की जो परिभाषा है वह 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान जो केस हुआ था उससे ये लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन ली गई है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन मैं आगे बात करूं तो लैंगिक की जो धारा 2 है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो लैंगिक टिप्पणी करना, लैंगिक पक्षपात करना, शारीरिक संपर्क करे और अश्लील साहित्य दिखाना, लज्जित करना, ये क्या है, तो ये लैंगिक अपराध है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट धारा 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो महिला के कार्य में हस्तक्षेप करता है यानी कार्यों में रुकावट पैदा करता है या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अपमानजनक आचरण करता है तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। धमकी देना ये भी लैंगिक उत्पीड़न ही है और अहितकार व्यवहार करना ये भी क्या है, लैंगिक उत्पीड़न ही है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो लिखा हुआ है कि यदि जो लैंगिक उत्पीड़न जो महिला होती है उस महिला का कार्यस्थल पर, निवास स्थान पर, आयु कोई निर्धारित नहीं है, आयु कितनी भी हो सकती है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है इस अधिनियम के तहत। जो उसके बाद में नेक्स्ट आता है महिला
है ये लैंगिक उत्पीड़न है। कोई भी जो महिला है, कोई भी जो महिला है और उस महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न अपराध हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? व्यथित महिला कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यथित महिला कहेंगे। ये कौन कहता है? तो ये धारा 2 क के तहत कहा गया है कि व्यथित महिला किसे कहते हैं? जिनके साथ क्या होगा? लैंगिक उत्पीड़न होगा। उस महिला को क्या कहेंगे? तो व्यथित महिला कहा जाएगा। ये धारा 2 कहती है, कहती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इन जो महिलाओं की शिकायत के लिए जो महिला होती है, महिला उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न, महिला लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, इनकी शिकायत के लिए 2 समितियां गठित की जाती है। एक होती है आंतरिक समिति और एक होती है स्थानीय समिति। आंतरिक समिति के बारे में बात करें तो इसकी जो गठन है, गठन का जो प्रावधान लिखा हुआ है वो धारा 4 में लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट इस जो समिति का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? बीट अधिकारी करता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम इस समिति में जो सदस्य तो होंगे, लेकिन कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये बात समझ में आई होगी। मैंने ये कहा कि साहब जो कोई भी जो महिला है जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो व्यथित महिला कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, ये मैं नहीं कहता बल्कि धारा कौन सी कह रही है? तो 2 कह रही है। उसके बाद में मैंने ये बताया कि कोई भी जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो महिला है उनका कार्यस्थल पर, निवास स्थल पर आयु की कोई सीमा नहीं है। उन सभी को क्या प्रदान किया जाएगा? इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो महिलाएं हैं उनकी शिकायत के लिए 2 समिति गठित की गई है। पहली समिति बताई मैंने आंतरिक समिति। इस समिति का जो गठन है वो धारा 4 में लिखा हुआ है। इसका जो नेतृत्व कौन करता है? तो बीट अधिकारी करता है। और इस समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में एक समिति आती है और उस समिति का नाम क्या है? तो स्थानीय समिति। स्थानीय समिति है, इसके जो गठन का प्रावधान लिखा हुआ है वो धारा 6 में लिखा हुआ है। इस समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होंगे। इस समिति का जो गठन करेगा वो कौन करता है? तो जिलाधिकारी करता है। एक सदस्य इसमें जिलाधिकारी भी होता है। एक जो ब्लॉक स्तर का यानी खंड स्तर का यानी पंचायत समिति स्तर का अधिकारी होगा। एक होगा वो प्रधान, संस्था का प्रधान होगा, संस्था का प्रधान। एक होगा वो संस्था का प्रधान होगा और एक संस्था का अन्य व्यक्ति होगा। जो संस्था का जो प्रधान और संस्था का जो अन्य व्यक्ति होता है उन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? महिला होनी चाहिए। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगी? तो समाज सेवा से जुड़ी हुई कोई महिला होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, ये समिति है उसको एक निश्चित समय दिया जाता है। कितने माह? 3 माह के अंदर या तो सुनवाई होगी या तो ये समिति सुनवाई करेगी। यदि सुनवाई नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो केस किया जाएगा। यदि जो महिला उत्पीड़न से संबंधित जो महिला है वो इस कमेटी के द्वारा या इस समिति के द्वारा दिया गया जो निर्णय है उस निर्णय से क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। उस निर्णय से क्या नहीं है दोस्तों? संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? परिवाद होगा। परिवाद का मतलब यानी FIR, केस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मामला यहां तक होता तो भी ठीक था। यदि मामला कोई भारी न हो, यदि मामला कोई भारी न हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके लिए जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। और जुर्माने कितने 1000 रुपये बताया है? तो 15,000 रुपये बताया है। कितना 1000 रुपये? 15,000 रुपये होगा। और क्या हो सकता है? तो जो वेतन वर्दी है और पदोन्नति है उस पर क्या कर दी जाएगी? रोक लगा दी जाएगी। वेतन वर्दी
वह पदोन्नति पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, या फिर उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या हो सकता है, तो नौकरी से उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, निष्कासित किया जाएगा। धारा 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। धारा 10 में क्या लिखा हुआ है, सुलह। सुलह का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सुलह का मतलब होता है समझौता करवाना, समझौता। धारा 10 में लिखा हुआ है सुलह यानी समझौता। धारा 11 में क्या लिखा हुआ है कि जांच। जांच कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए, तो 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए। कितने दिनों के भीतर जांच होनी चाहिए, 90 दिनों के भीतर जांच होनी चाहिए। नेक्स्ट धारा 12 है, वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि यदि इसकी जो जांच है वो देरी से होती है तो ये भी एक क्या है, कानूनी अपराध है। और उसके बाद में नेक्स्ट धारा 13 क्या कहती है कि अपनी जो ये जो समिति है या कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट क्या करती है, पेश करती है। तो मामला यदि भारी न हो तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थितियां पैदा होती हैं कि या तो उस पर जुर्माना 50,000 रुपये का लगा दिया जाएगा, या उसके जो वेतन वर्दी और पदोन्नति पर रोक लगा दी जाएगी, या उसको चेतावनी दी जाएगी, या फिर नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद में धारा 10 में लिखा हुआ है या तो उसके साथ समझौता होगा और फिर उसकी क्या होगी, जांच होगी। जांच कितने दिन के भीतर, तो 90 दिन के भीतर। यदि रिपोर्ट ये देरी से आती है या देरी से उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये भी क्या है, कानूनी अपराध है। और रिपोर्ट उसके बाद में क्या होती है, पेश होती है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो जो अपराध होते हैं उन अपराध की निगरानी के लिए एनसीआरबी का गठन किया गया है। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इस संस्था का जो मुख्यालय बताते हैं वो कहाँ बताते हैं, तो नई दिल्ली में बताते हैं। अपराध जैसे जो विषय आते हैं तो इसके लिए सुनवाई के लिए पुलिस भी होती है, और पुलिस है वो किसके अधीन कार्य करती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो इसी प्रकार से ये जो एनसीआरबी जो संस्था है वो भी किसके अधीन कार्य करती है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कहते हैं कि दोस्तों इसका जो स्थापना हुई थी वो 11 मार्च 1986 को हुई थी। वर्तमान में इसका जो निदेशक बताते हैं वो किसको बताते हैं, तो राम पल्लव पवार को बताते हैं। ये क्या होता है, तो ये रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट जो तैयार करता है उस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो भारत में अपराध। उसके बाद में नेक्स्ट जो लैंगिक उत्पीड़न है उससे संबंधित जो आईपीसी की जो धारा है, इंडियन पेनल कोड की जो धाराएं हैं वो 354 का क्या कहती है कि लैंगिक उत्पीड़न का प्रस्ताव कोई रखता है या फिर शारीरिक क्रियाओं की कोई मांग करता है या अश्लील तस्वीर या कामसूत्र साहित्य का कोई प्रदर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की सजा होगी, 3 वर्ष की सजा होगी। उसके बाद में आईपीसी की जो धारा आती है वो 354 का आती है। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि निर्वस्त्र करने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वो 3 वर्ष की होगी। लेकिन जो निर्भया जो एक्ट बना था 2013 में, उसके तहत इस सजा को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया, 7 वर्ष। यदि अब कोई व्यक्ति है वो किसी जो बालिका है या स्त्री है उसको निर्वस्त्र करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। ये निर्भया एक्ट के तहत यानी इस सजा को बढ़ा दिया गया, पहले 3 वर्ष की थी। जो धारा आती है वो 354 ग आती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 रतिकता करते करना, यानी इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी जो स्त्री है या महिला है
या फिर बालिका हो उसको बार बार देखना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 साल की सजा सुनाई जाएगी। यदि यही अपराध वही व्यक्ति दोबारा करता है तो ऐसी स्थिति में इस सजा को बढ़ाकर कितने वर्ष यानी 5 साल कर दी जाएगी। कहने का मतलब किसी भी जो पराई स्त्री को बार बार देखता है, घूरता है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो आईपीसी की जो धारा है वो 354 ग के तहत कहा गया है कि उस व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, 1 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन दोबारा यदि यही अपराध करेगा तो ऐसी स्थिति में उसको 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 354 है, यदि कोई जो पुरुष है वो किसी महिला या स्त्री या बालिका का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। और यदि यही प्रयास वह दोबारा करता है पीछा करने का तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो बढ़ा दी जाएगी, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसकी जो स्थापना है वो स्थापना का प्रयास है 1833 में जब कहा गया था, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसकी सिफारिश पर यानी पहले एक आयोग गठित किया गया था, और उस आयोग का जो नाम बताते हैं वो क्या है, भारतीय प्रथम कानूनी विधि आयोग या कानून विधि आयोग। यह आयोग कब गठित हुआ था, 1834 में गठित हुआ था। इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। जो आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले ये कितने भी जो कानून आयोग बने थे, तो 4 बने थे। अब तक कितने बने हैं, तो अब तक 21 बने हैं। हालांकि जो 22वें जो वित्त आयोग है, 22वां जो विधि आयोग है, इसको मंत्रिमंडल ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 22वां जो कानून आयोग है ये अभी तक गठित नहीं हुआ है। इस आयोग के बारे में क्या कहा जाता है कि इस आयोग की जो गठन हुआ था वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। इस आयोग में जो धाराएं हैं वो कितनी धाराएं बताते हैं, तो 51 धाराएं बताते हैं। इसका जो प्रारूप है, इस आयोग का जो भारतीय दंड संहिता जो आयोग है, जो आईपीसी है, जो धाराएं हैं, और ये इनका जो प्रारूप था, ये प्रारूप कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 6 अक्टूबर 1960 से प्रारंभ माना जाता है। और ये प्रभावी कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट, ये जो आईपीसी है यानी जो धाराएं हैं, इसमें कई धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसमें जो जितनी भी जो धाराएं हैं आईपीसी है, यह भारत के प्रत्येक राज्य में लागू होगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले यानी ये आईपीसी की जो धाराएं हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लगाई जाती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर है उसके राज्य के श्रेणियों का दर्जा समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 35A को यानी अगस्त 2019 में हटा दिया गया। तो कहने का मतलब यूँ है कि अभी जो भारत के प्रत्येक राज्य में आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो इसके तहत जो अधिनियम बनाए गए हैं वो लागू होंगे। लेकिन जो सेना है उस पर ये जो आईपीसी है ये लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक जो सैन्य कानून बनाए जाते हैं, उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, सैन्य कानून बनाए जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों किसके बारे में, निर्भया एक्ट के बारे में। निर्भया एक्ट
2013। जो 2013 में निर्भया जो कांड हुआ था उसी के लिए, यानी निर्भया, उसी के लिए जो भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया था उसी को निर्भया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट है, इसके बारे में यूं कहा जाता है कि 19 मार्च 2013 को इसका जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? लोकसभा में। निर्भया एक्ट मैंने बता ही दिया कि 2013 में जो निर्भया जो अपराध हुआ था, निर्भया जो कांड हुआ था, उसके संदर्भ में यूं कहा जाता है कि साहब जो अधिनियम बनाया गया उसी को निर्भया एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि 19 मार्च 2013 को लोकसभा में ये कानून पारित हुआ और 21 मार्च 2013 को ये कानून यानी संसद के दूसरे सदन, और दूसरे सदन कौन सा है? राज्यसभा में भी पारित हुआ। कौन से सभा में पारित हुआ? राज्यसभा में भी पारित हुआ। और उसके बाद में नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति ने इस कानून को क्या दी? स्वीकृति दी। इस कानून को क्या दी थी? स्वीकृति प्रदान की थी। और उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों ये कानून लागू तो हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो कहते हैं कि 3 अप्रैल 2013 से। कब लागू हुआ था? 3 अप्रैल 2013 से लागू हुआ था। और उसके बाद में नेक्स्ट है इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि यदि कोई नाबालिग है, नाबालिग, और उसने बलात्कार जैसा कोई घिनौना अपराध कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इस नाबालिग को भी क्या दी जाएगी? फांसी की सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? फांसी की सजा दी जाएगी। इस एक्ट के तहत कहा गया। तो ये निर्भया एक्ट समझ में आया होगा कि 2013 में यानी जो निर्भया जो कांड हुआ था उसी के लिए सरकार ने जो अधिनियम बनाया था, और उसी अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो निर्भया एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने ये कहा कि साहब 19 मार्च 2013 को ये कानून लोकसभा में पारित हुआ और 21 मार्च 2013 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। 2 अप्रैल 2013 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 3 अप्रैल 2013 को ये कानून क्या है? लागू हुआ संपूर्ण देश में। इसमें कहा गया है कि यदि कोई नाबालिग है और उसने बलात्कार जैसा कोई घिनौना अपराध कर दिया तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? तो मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर फांसी की सजा दी जाएगी। मृत्युदंड या फांसी की सजा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो निर्भया एक्ट 2013 भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।